अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से हकीकी ऑपोजिशन कौन है, बिकॉज क्लेम करते हैं कि हकीकी ऑपोजिशन वो हैं, लेकिन दूसरे को वो बिल्कुल ऑपोजिशन नहीं समझते, वो सहूलतकार समझते हैं। इसके बाद बात होगी कि हुकूमत गिराने की बात क्यों करें, क्योंकि खान साहब ने आज ये बात करने के लिए। इसके बाद बात होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो नोक जोक जारी है इस दौरान बजट के ऊपर। अलबत्ता दोनों ने कहा कि आज मैं अपने पंजाब में जो सपोर्ट है वो पीएमएलएन को देता हूं और नंबर्स मौजूद हैं उनके पास अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने आज किया, बिलावल साहब ने भी अपने तय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खान साहब के जो खिताब की हाईलाइट थी उसमें ऑब्वियसली इकॉनमी से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी थी, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने कहा कि ये कौन जमहूरी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि एक सिटिंग गवर्नमेंट गिर जाए और वो उसमें फौज को दावत देती हैं। ज़रा सुन लीजिए क्या कहा खान साहब ने। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं। 1947 के बाद ये बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है माफियाज से अपने आप को आजाद करने के लिए। ये स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरा ईमान है कि जो सबसे मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए। इंशाल्लाह अब ग्रोथ का टाइम है, इकोनॉमी बढ़ाने का टाइम है। नौजवानों को बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है कि वैसे तो पीडीएम पे दोनों पहले इकट्ठे थे, अब राहें जुदा हो गई। ऑपोजिशन पीएमएलएन अपने आप को भी कहती है, ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी अपने आप को भी कहती है, लेकिन एक दूसरे को वो हकीकी ऑपोजिशन नहीं समझते। तो कौन है हकीकी ऑपोजिशन? आज बिलावल ने कह दिया जी कि रायवंड के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए एक मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, सिंध के वुज़रा जो सिंध से ताल्लुक रखने वाली क़यादत है उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सफर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक। बहुत सारे सवाल हैं कि जो बिलावल कह रहे हैं कि सहूलतकार है पीएमएलएन, कौन कह रहा है फौज से हुकूमत गिराए। ये दो बड़े आज की अहम डिबेट में उभरते हुए क्वेश्चंस हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दे। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शाजिया मरी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, और ऑब्वियसली हुकूमत से मौक़िफ़ देने के लिए फारूक हबीब साहब कुछ देर तक हमारे साथ होंगे। मलिक साहब क्विकली मैं पहले ज़रा चाहती हूँ आप लोगों का रद्द-ए-अमल इस पर ले लें। कौन है जो फौज से कह रहा है कि हुकूमत गिरा दें? आप लोग हैं? ये देखिए, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का मनसब कुछ ऐसी बातों का तकाजा करता है कि वो जो कुछ बोलें तो वो वेल वेड वर्ड्स होने चाहिए, इस तरह से नहीं कि जैसे जो दिल किया और जब किया कह दिया। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की गुफ्तगू जो है वो कोई किसी पार्टी के चेयरमैन के तौर पे या किसी अपोजिशन लीडर के तौर पे तो बात नहीं कर रहे। और अगर वो अपने ही गवर्नमेंट में बैठ के बहैसियत वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ नीड फॉर अ वेरी सीरियस चेंज ऑफ सम सॉर्ट, व्हाटएवर इट इज़। इसके ऊपर तो बड़ी एक अजीब सी सूरत है अगर वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं तो। बारकैफ मेरा ख्याल है कि उनकी ये स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे इसलिए नहीं लग रही कि तवातर के साथ वो अपनी हुकूमत के जाने की बातें कर रहे हैं। पहले असद उमर भी ये बात कह रहे थे, फिर जहांगीर खान तरीन की जो एक्टिविटी थी उस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है किसने कैसे खड़ा किया है। आज वो एक नई रागनी अलापने लगे हैं। तो आई कैन से दैट विद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ श्योरिटी के साथ कि गालिबन अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल ही इज़ लॉस्ट इट एक्चुअली। उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी परफॉर्मेंस कभी फिगर फजिंग पे जाके अपनी एक बिल्कुल एक फॉल्ट लाइंस पे एक अज्यूम्ड एक बेस लाइन पर आके एक ग्रोथ की स्ट्रेटजी देने खड़े हो जाते हैं, कभी इस किस्म की अजीबोगरीब बातें करते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के मनसब का तकाजा है कि वहाँ पे संजीदगी हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो आप क्या आप समझते हैं कोई खान साहब की हुकूमत कोई गिराना चाहता है इस वक्त, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो जिनके जमात के अंदर से ग्रुप है वो हो,
آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کوئی چاہ رہا ہے حکومت گر جائے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں فوج سے گرا دے؟ میں ایک پہلے آپ کو موقف لے لوں پھر آگے بڑھوں گی. اس پوری اسٹیٹ میں جو ایک کانٹراڈکٹری تھوڑی سی ایک پوزیشننگ کی بات ہے. دیکھیں نا کہ ایک طرف تو آپ کے سامنے بھی آپ نے بلاول صاحب کا ایک میڈیا انٹریکشن سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نہیں گراتی. غالباً یہ ایک بات تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی یہ کہہ بھی رہی ہے کہ اگر آج تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے تو وہ اس لیے قائم ہے کہ اگر نمبرز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جب چاہیں اس میں کر سکتے ہیں, لیکن مسلم لیگ اس میں بات نہیں کری. چاہیے جائے کہ مسلم لیگ جو کہ ایک ٹول ہے پارلیمنٹری اس کو آپٹ نہ کرے اور جا کے فوج سے بات چیت کرے. پتہ نہیں کس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں عمران خان کی جن کا کوئی ٹھیک ہے, یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کوہیرنٹ نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی خان صاحب کی اس بات کی کہ کون کہہ رہے فوج سے حکومت گرا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا بھی سٹارٹ میں آپ جب کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا شاید آپ نے CNN سے کسی کو لیا ہے, بڑی اچھی انگلش تھی. وہ شکر ہے کہ وہ محترمہ شادیہ مری صاحبہ نکلی. میں نے کہا مجھے بھی بڑی انگلش سے مشکل سے بولنی پڑے گی. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. میں تھوڑا سا جرنلسٹ صحافت کا طالب علم ہوں. 85 سے میں نے یہی دیکھا ہے اور میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں. شہباز شریف کی بیل طاقتور حلقوں نے کرائی. اگر نہیں یقین تو ٹائم دے دیتا ہوں. ملک صاحب کے بہت زیادہ مراسم ہیں, جیل کی CC فوٹیج نکلوا لیں. اس میں کون سی بری بات ہے یار؟ یہ اتحاد PDM کا قابل احترام ہے. یہ اگر ان کو عدم اعتماد لاتے ہیں تو آئینی حق ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ مریم نواز صاحبہ جب بے نظیر شہید کے مزار پر گئی تھی تو کیا ہے آج مریم صاحبہ کو وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کہ جس نے ہماری میزبانی کی اسی کی پارٹی نے اسے ڈنگ مارا. تو وہ تو شاہد اکار عباسی اور مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو. اور دوسری بات, عمران خان صاحب میری اطلاع کے مطابق پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اللہ دا واسطہ باہر جان دے, اللہ دا واسطہ باہر جان دے. نواز شریف صاحب کیسے گئے؟ اس میں بلاول صاحب نے کون سی غلط بات کی کہ جاتی عمرہ کے ملزم نہیں. دیکھیں ملزم تو جاتے رہتے ہیں, وہ چلے جائیں. آصف علی زرداری میری انفارمیشن کے مطابق زیادہ بیمار ہے. میری رائے کے مطابق میں غلط ہوں تو محترمہ شادیہ مری اصلاح کر دیں. تو فوج کو تو کہہ رہے ہیں حکومت گرائے. اور میں دوسری بات بتا دوں, طاقتور حلقوں نے غیر ملکی طاقتوں نے پورا زور لگایا کہ موجودہ حکومت کچھ لوگوں کو NRO دے دے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بلاک کے پرنسپل سیکرٹری کو جب بہت زیادہ دباؤ پڑا آپ ایک سمری تیار کریں اسمبلی توڑنے کی. فاروق حبیب اونوت کہہ دے یہ بات غلط ہے. تینوں پارٹیوں کے قابل احترام رہنما ہے. میرا تینوں سے ادب احترام کا رشتہ, یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. میں تو آپ کو شیئر کر رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کو یقین تھا وہ باہر چلے جائیں گے. لاہور میں جو F-16 سے تیز رفتار سے انصاف ملا وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اس سے پہلے کہاں ملاقاتیں ہوئی؟ وہ ڈیفینس ایک پوش علاقہ ہے, بڑے لوگ جاتے رہتے ہیں, گپ شپ لگتی رہتی ہے. ملک صاحب بھی اکثر ڈیفینس جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. ملک صاحب تھوڑا سا لبے لہجہ مسکرا رہے ہیں باقی خبروں کے بعد. ملک صاحب نے بالکل کوئی ایکسپریشن نہیں دیا اس خبر کے اوپر. وہ انہوں نے بڑا اپنا سپاٹ سا ایکسپریشن رکھا ہوا ہے, میں نے اس دوران دیکھا. فاروق میں آپ کی طرف ہی بڑھوں گی. یہ جو بھٹی صاحب نے خبریں دی ہیں اس کی تصدیق تردید کر دیں, پھر ذرا آگے پیپلز پارٹی سے پوچھوں گی کہ کون کہہ رہا ہے بھائی فوج سے حکومت گرا دیں؟ ویسے کہہ کون رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, PMLN کہہ رہی ہے, PDM کہہ رہی ہے, آپ کی جماعت کے اندر سے خاص جو حلقہ ہے وہ کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے اسپیسیفکلی؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک بڑی سب کو سمجھ آتی ہے چیز کہ پاکستان کے اندر نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کے جو اداروں کے خلاف بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بیانیہ کس وجہ سے اختیار کیا انہوں نے؟ یہ کسی سے کو ڈھکا چھپی چیز ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں محمد زبیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کسی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے, اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک دن تک بڑی خاموشی رہی, اور جب پتا چلا کہ نہیں ہم نے تو ووٹ کو عزت دینی تھی, ہم نے تو جو ہے وہ پاؤں نہیں پکڑنے, ہم نے تو مزاحمت کے بعد مفاہمت کرنی ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور بات کرنی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی خاموش کروا دیا گیا. خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان کے
स्पोक्स पर्सन का ओहदा वापस लिया जा रहा है या उनकी डांट डपट हुई है, इस किस्म की चीजें आपके सामने चलती रही हैं। ये मैंने तो नहीं कही, इनके लोग जी जी, सर्जनिश हुई है उनकी, सर्जनिश हुई है, जो सुलह वाली स्टेटमेंट थी उसके ऊपर, उसकी बात करें ना। ये इन्हीं के लोग आके इस किस्म की बातें करते हैं ना। जब ये बात करते हैं तो हमने तो नहीं इनको कहा कि एक इदारा है, उस इदारे का अपना एक आईनी किरदार है, आईनी रोल है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं अपनी डोमेन के अंदर, लेकिन उनको बारहा बीच में कौन लेकर आता है? कौन सजा याफ्ता शख्स जो इस मुल्क से इलाज का कह के 4 हफ्तों का मुल्क से बाहर है, जिसने एक इंजेक्शन जिनको नहीं लगा, वो वहां बैठकर जिस किस्म की जिनमें आपको जिसको आप लोगों ने आपकी पंजाब हुकूमत और काबीना ने जानने की इजाजत दी ना, उन्हीं की बात करें ना नवाज शरीफ साहब की। नहीं, देखें मारिया वो कैसे गए, किन हालात में गए, और आप मुझे ये बताएं कि मैं आपकी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता, आप मेरी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। जब हुकूमत को ये पूछा जाए कि आप इनकी गारंटी देंगे जिंदगी की, तो वहां पर जिस किस्म का माहौल, जो प्लेटलेट्स काउंट्स डेली की बुनियाद पर आ रहे थे, और तो जमहूरी तौर पे इसकी ओनरशिप तो ले डिसीजन की फारूक साहब, ओनरशिप ले के हाँ हमारी हुकूमत ने बाहर जाने दिया। वो एक मिनट देखें, सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है, मैं फिर उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो बात कहीं और निकल जाएगी। अभी बाहर हैं, चले गए थे बाहर, इलाज करवा के आ जाते ना वापस। बुनियादी चीज तो ये, वो चीजें तो डिबेट बहुत हो चुकी ना, क्यों गए, किन हालात में गए, कैसे गए। लेकिन आज का मुद्दा तो ये है कि जिस कोर्ट ने बेल दी थी इलाज करवाने की गर्ज से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वही कोर्ट जो है उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर चुकी है, वही कोर्ट उनको बुला रही है। उनके ना आने से उनकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर केसेस में पेशरफ नहीं हो पा रही। 3 बार तो मरियम साहबा का वकील जो है वो इत्तवा ले चुके हैं, और फिर जो पांव पकड़ने की बातें एकदम सामने आ गई हैं, वो 2.5 साल 3 साल तो पांव पकड़ने की बात किसी ने नहीं की, और दूसरी जानिब जो है वो चचा पांव पकड़ने की बात कर रहे हैं, भतीजी जो है वो मज़ाहमत की बातें कर रही है। तो कंफ्यूजन तो इन्होंने अपने एंड के ऊपर खुद क्रिएट की हुई है ना। वो एक्चुअली जो कंफ्यूजन वाली बात है ना फारूक साहब, मैं इसी पे ये जरा ये सवाल मैं पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि शाजिया साहिबा आज जो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 2 स्टेटमेंट्स थी जो मुझे थोड़ा सा कंट्रास्ट लगा उनमें। पहले जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो हैं जो इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करके उससे पीछे हटे, जो कि आप PMLN के बारे में डायरेक्टली बात करें। लेकिन फिर बिलावल साहब कहते हैं कि बजट की हद तक अपने तमाम MNA शहबाज शरीफ साहब के हवाले करता हूं। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला के पढ़े तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? बहुत शुक्रिया मारिया, और भट्टी साहब आपको तो खुसूसी सलाम। मैं आपने जो बात की है बिलावल साहब के बयान के हवाले से, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है, ये अपनी आपकी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत आसान जबान में एक बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और हम ऑपोजिशन की एक जमात हैं, हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा करे। जो हुकूमत की नाअहली है, जो पे दर पे अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर तरह का जो जुल्म इस वक्त हो रहा है, उसके खिलाफ एक यूनाइटेड ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से ऑपोजिशन करे। दूसरी जो आपने बात कही है, वो उन्होंने एक सवाल हुआ था उनसे, वो मौलाना साहब के हवाले से हुआ था और इस्तीफों के बारे में हुआ था। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इज्तनाब किया किसी किस्म का भी कमेंट मौलाना साहब पर पास करने के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो पुराने सियासतदान हैं, लेकिन जहां उनका इख्तलाफ था वो उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा जी इस्तीफों पे हमारा इख्तलाफ था और कभी हमने ये नहीं कहा था कि इस्तीफे देकर हम लॉन्ग मार्च में आएंगे। इस्तीफे जो थे वो एक ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन था। यकायक इस्तीफों को जोड़ा गया लॉन्ग मार्च से, और जिन 2 जमातों ने इसे जोड़ा उन्होंने, चले हमने तो कहा हम नहीं देते इस्तीफे, हमारी दानिश्त में ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हम पार्लियामेंट से क्यों फारिग हो जाएं और क्यों हम हुकूमत को
अपनी मनमानी करने दें, उनको ग्राउंड दे दें, जितना कुछ वो गंद कर रहे हैं हम मजीद उनको एक स्पेस दे दें। तो हम ये नहीं करना चाहते थे। हमारे यहाँ से जो डिसीजन मेकिंग हमारी बॉडीज हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने भी मना किया कि ये फैसला काबिल कबूल नहीं होना चाहिए हमें। हम अपने फैसले पर अटल रहे कि जी हम इस्तीफे एज लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे, बट नॉट कि जी हम इसको देकर और फिर जाके लॉन्ग मार्च करें, ये कभी नहीं हुआ था। तो जिन दो जमातों ने ये कहा कि जी हम इस तरह करें, उस पर बिलावल साहब ने कहा कि उन्होंने तो आज तक इस्तीफे नहीं किए। और मतलब ये एक क्लियर उन्होंने इस्तीफे ना देने की वजह मैंने पूछी थी, उन्होंने कहा जी कि टेम्पो पीपल्स पार्टी ने तोड़ दिया। आपने टेम्पो तोड़ दिया सारे इस्तीफों का। टेम्पो हमने किस चीज का तोड़ा? मारिया सुने मेरी बात, देखें गिलानी साहब का सेनेट में का इलेक्शन कौमी असेंबली में होता है, बावजूद नंबर्स के ये हुकूमत हार जाती है, इसको मुंह की खानी पड़ती है। मैं आपको मुनासिब नहीं कि नाम लूं, लेकिन हुकूमती अरकान ने हमें ये एतराफ किया कि हम हिल गए, हमारी हुकूमत हिल गई, आपने हिला दिया हमें। ये इनके अपने बयानात हैं, ठीक है। आई विल नॉट टेक नेम्स, बट मैं आपको ये बड़ा वसूख से बता रही हूँ कि ये इनके अपने अंदर की आवाज है। 15 वोट का तो एतराफ इन्होंने खुद किया ना जी, कि 15 वोट हमारे जो थे वो पता नहीं चोर थे, वो ये थे, फिर उन चोरों से इन्होंने दोबारा वोट ले लिया, लेकिन वो तो क्लियर हो गई ना बात। तो इस हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी थी। अगला मार्का या अगला जो हमारा कदम था वो ये था कि जहां दूसरा झटका दे सकते हैं वो है पंजाब असेंबली। अभी हालिया बयान है मरीम साहिबा का कि हमारे पास 160 मेंबर्स हैं, ये तो उनका बयान है ना, मैं उनका बयान आपको कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास पंजाब में 160 मेंबर्स हैं, हमें कोई और मेंबर्स नहीं चाहिए पंजाब में अदम एतमाद की मूवमेंट या मोशन के लिए। तो जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, पीपल्स पार्टी तो तजवीज पंजाब में तो ऑब्वियसली मुमकिन है, लेकिन उससे भी आसान था सेनेट के अंदर नंबर गेम प्रूव करना। वहां पे पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाहती, वो वहां पे आप हुकूमत को रिलीफ देना चाहते हैं, ना जाकर वहां पे अदम एतमाद की तहरीक लाके। नहीं, उसका आपको नहीं, इंटरनली मैं आपको बताऊं। देखिए, जब सेनेट का जो दूसरा मरहला था इलेक्शंस का, उसके बाद एक माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। उसके बाद जब माहौल आपस में भी कुछ हमारी अपोजिशन जमातों का हुआ, तो हमारे लिए जो प्री रिक्विजिट था वो ये था कि हम एक दूसरे के साथ दोबारा फिर उसी स्पिरिट के साथ बैठें और फैसला लें। फिर ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के माहौल में फैसले लेकर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। बिलावल साहब ने बिल्कुल ये कहा कि जी इस मौके पर अगर हमने दूसरा मरहला नहीं किया और हम पंजाब में जाके इनको नहीं टफ टाइम दे पाए और फिर हमने खुद ही नफी कर दिया लॉन्ग मार्च से, तो इससे हो गई गवर्नमेंट कंफर्टेबल, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स उनको दिखिए, वो खुश हो गए। तो फिर इससे उन्होंने कहा ये मुतरादिफ है उनकी हेल्प करने के। तो दिस वाज व्हाट ही सेड। सही। सो मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन लगता है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी और पंजाब में पीएमएलएन दोनों ने थोड़ा थोड़ा कुशन हुकूमत को दे दिया है ना ये परसू करके। ब्रेक के बाद से वापस आएंगे, फिर इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और फिर हकीकी ऑपोजिशन है कौन, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी, ये दोनों इकट्ठे हैं नहीं है, बजट में साथ होंगे नहीं होंगे। ब्रेक के बाद से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक अदम एतमाद के बारे में पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाने की बात करती तो पीएमएलएन उससे एग्री नहीं करती। आज बिलावल ने दोबारा ये बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ना लाने वाले जो कि ऑब्वियसली नून लीग को एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सहूलतकार हैं। सहूलतकार इज अ प्रीटी बिग वर्ड। उसमें क्या कहा है बिलावल ने, जरा सुनिए। अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ, तो वो नंबर्स है। उस सूरत हाल में इस्तीफा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। बच्चा जानता कि अपोजिशन अदम एतमाद ला के बुज़दार को हटा सकता है, मगर पंजाब के अवाम के हुकूक का दिफा करने वाले खुद अपने आप को जो कहते हैं वो करने को तैयार नहीं है, तो दाल में कुछ काला लगता है। शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तहरीक अदम एतमाद आप क्यों नहीं लाना चाह रहे पंजाब के अंदर, जबकि पीपल्स पार्टी आपको ऑफर भी कर रही है। तो उसकी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मंतक दी। उन्होंने कहा कि जब तक कि हम इस्टेब्लिशमेंट को साथ ना मिलाएं तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाएगी। क्या कहा अब्बासी साहब ने, जरा सुनिए।
گورنمنٹ پاکستان میں بدلنے کے آئینی راستہ کون سا ہے؟ عدم اعتماد. عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. میرے پاس پنجاب میں 99% بھی ممبر ہونا، جب تک اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہوگی میں آئین کے مطابق جو طریقہ عدم اعتماد کا میں کامیاب پیپلز نہیں. پارٹی کہتی ہے ہم آپ کو بندے دیتے ہیں، جہانگیر ترین گروپ کہتا ہے ہم آپ کو بندے دیتے ہیں. سودے کے الیکشن میں ہم نہیں جائیں گے. جی ملک صاحب، اس لیے آپ لوگ تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہے کیونکہ بقول بلاول صاحب کے کہ ہم تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں، نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں. بائی دا وے آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ نمبرز ہم مینج کر لیں گے بطور اپوزیشن. اس لیے نہیں آپ لے کے آ رہے تحریک عدم اعتماد کیونکہ اشارے کے بغیر، کسی سے بات چیت ہاتھ ملائے بغیر کامیاب نہیں ہوگی آپ لوگوں کی عدم اعتماد کی تحریک؟ دیکھیں ہماری یہ ساری بحث کس چیز کا آف شوٹ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا جو قیام تھا اور اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بشمول دیگر جماعتوں کے وہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے؟ کہ اگر تو یہ پی ڈی ایم کا ہدف جو تھا وہ صرف عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو پھر تو یہ بڑی ٹریویل ایک پرپس تھی اس کی، تو وہ تو پھر کسی صورت بھی حاصل کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے واقعی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نمبرز اس طرح کے ہیں کہ ان کو ایزیلی اچیو کیا جا سکتا ہے. اور ود دا ڈسینٹنگ گروپس جو پی ٹی آئی کے اندر اپنے ہیں، کبھی جہانگیر خان ترین کی سپورٹ میں نوانی صاحب کی قیادت میں کوئی 30 کے قریب اراکین، کبھی غضنفر عباس چینا اینڈ کمپنی وہ کوئی 20-22 کے قریب اراکین، بزدار صاحب کی گورننس پہ پی ٹی آئی کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر ایک بڑی ایک ریزنٹمنٹ ہے. لیکن پی ڈی ایم کے مقاصد میرے نزدیک تو ایک کارکن کی حیثیت سے، جس میں ایک بڑی مخاصمت والی اور ایک بڑی مخاصمت کی تاریخ والی سیاسی جماعتیں، جن کی سیاسی فکر، معاشی فکر، جن کی پولیٹیکل ریزننگ اپروچ ہر معاملے میں ان کی ایک بڑی مختلف تھی اور بڑی عرصہ ایک دوسرے کے خلاف پشت بھی رہیں. اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے تو کسی ایک پروگریسو اپروچ پہ اکٹھے ہو رہے تھے. ان کا ایجنڈا لارجر تھا. وہ 22 نکات جو تھے وہ غالباً بڑی براڈ بیس تھے اور اس میں لیکن بیانات میں تو آپ لوگ کہتے تھے کہ آج حکومت گئی، جنوری میں گئی، فیبروری میں گئی، مارچ میں تو گئی نا. یہ تو آن ریکارڈ آپ کی قیادت کے وہ پھر وہ سیاسی بیانات تھے، اگر مقصد یہ نہیں تھا. نہیں ماریا، دیکھیں یہ تو اس کے کانسیکوینس ہو سکتا تھا نا. عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے اتنے بڑے الائنس کو فورج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان کی گورنمنٹ تو بیسکلی جن نمبرز پہ کھڑی ہے، آپ جانتی ہیں کہ یہاں پہ تو بہت بڑی نمبر کے ساتھ بھی بنی حکومتیں کس طرح پتوں کی طرح لرزتی ہیں جب ہوائیں رخ بدلتی ہیں. لیکن آنیسٹلی سپیکنگ میں بڑی ریئل پولیٹک اور اپنی اس پرنسپلڈ پوزیشن دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس سٹرائک کرتے ہوئے اگر اپنی کسی بات، کیونکہ وٹ ایور جو بھی آج ہم کریں گے وہ تاریخ کے اوراق پہ پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا. اب میری خواہش تو یہ تھی کہ یہ پی ڈی ایم 1960s کی وہ جو ڈیموکریٹک پروگریسو موومنٹس تھی سویلین رائٹس کی، اس کو میچ کرتی. میری خواہش تو تھی کہ ایم آر ڈی کے ساتھ اس کو ایٹ پار دیکھا جاتا کہ اس نے پاکستان میں رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے، ان ساری باتوں میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کی آئینی حدود اپنے مقرر کیے جانے چاہیے، انسٹیٹیوشنز کی میڈلنگ کی ان الیکشن. لیکن سر آپ کا خواب پورا ہوا نہیں نا. آپ اس پی ڈی ایم میں سے سہولت کاری کا ٹیگ لگا کے لگ گیا نا آپ کے ساتھ. آج ٹیگ کے سہولت کار ہیں آپ، تو آپ کے پلے تو میرا خیال ہے یہی آیا کہ سہولت کار ہیں. مجھے بلاول صاحب کی اس اپروچ سے بڑا میں اس پہ معترض ہوں کہ معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے تو پھر ہم کس لیے کہتے تھے یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے؟ کہ جیسے آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ فوج سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چلتا کریں، تو اگر سلیکٹڈ ہم کہتے ہیں تو پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے سپورٹ تھی اور انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ تھی. تو ہمارا مدعا تو پی ڈی ایم کی فارمیشن کا یہ تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنی ایسی جدوجہد کرے گی، چاہے لانگ ڈران ہو، چاہے اس کے اوپر کئی تکالیف آئیں، چاہے وہ جدوجہد کے سلسلے میں اپنے رائٹ پاتھ پہ، اپنے پرنسپل پوزیشنز پہ چلتی رہے اور اپنے اہداف کو اچیو کرے. تو پی ڈی ایم کا بنیادی قیام کا مقصد جو تھا وہ مجھے غالباً عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے کے ساتھ تو اس کی ایک ٹریویلٹی مجھے نظر آتی ہے. ادروائز ہماری ٹھیک ہے سر، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ذرا تھوڑا سا میں بھٹی صاحب نے اس دوران بھٹی صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا ہے، اور ویسے تھوڑا سا بھٹی صاحب اینیمیٹڈ، ویسے بھی وہ تجزیے میں اینیمیشن اور بڑی ایموٹ کرتے ہیں، لیکن سر کیوں پکڑا ہے بھٹی صاحب آپ نے؟ اب چھوڑ دیں سر، سیدھا ہاتھ رکھ لیں اپنا. اچھا ماریا، میرے لیے دونوں ہاتھ سے پکڑا ہے کہ ایک سے یہ پتہ نہیں ہے جی.
मेरे लिए सारे काबिल एहतराम बदकिस्मती है, मैं सहाफ़ी हूँ और मुझे एक जमात को सपोर्ट नहीं करना। मुझे बड़ी आपकी खबर टीवी में आपसे आके आगाही होती है, मैं सीखता हूँ कि पीडीएम एक मकसद के लिए बनी थी। अनबिलीवेबल हो, ये तो पता ही नहीं चला 20 करोड़ अवाम को। शाहिद हकार बासी ने अभी कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदम एतमाद नहीं आ सकती। 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा किसी भी जमात में बिमा मुस्लिम लीग नून के जमहूरियत नहीं है। वो तुम कत्ल करो के करामत करो, वो भाई क्या हमें शक्ल से बेवकूफ लिखा है, इधर 420 लिखा है सीना। वो क्या कह रहे हो भाई? आपने पीडीएम बनाई किस मकसद के लिए थी? क्या गरीब के हकूक के लिए थी? क्या गरीब को साफ पानी मिलेगा? आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी अदम एतमाद नहीं आ सकती। तो मुझे बता दे 3 दफा नून लीग की हुकूमत कैसे आई? जियाउल हक ने मुझे गोद लिया था, जलानी के घर मैंने कोठी दी थी उसको। यार ये सच है कि जुल्फकार अली भट्टो ने कंप्रोमाइज नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट से फांसी लग गई। ये सच है कि नवाज शरीफ गोद में चले गए तो रॉयल फैमिली के मेहमान बन गए। और कौन सी जमहूरियत? मुझे बताया पीडीएम का मकसद क्या था? मेरे मलक साहब बहुत काबिल एहतराम है, इन्हें भी कैंट बड़ा अजीज है, डिफेंस लाहौर अजीज है, मुझे भी अजीज है क्योंकि इस मुल्क में एक अजीज भट्टी भी था। तो क्या ये शहबाज शरीफ बाहर अपने आप आ गए? क्या मरियम नवाज का ट्विटर 1 साल मैंने खामोश कराया था, बैलेंस खत्म हो गया था? क्या टावर खत्म हो गया था? वो यार क्या बात कर रही हैं? अब मरियम लेकिन नवाज भट्टी साहब को देखिए, मलिक साहब जो है ना, ये उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं अपनी जमात के अंदर ही, जो सब कहता है कि भाई छाबा ना उल्टे, चले आगे चले, इंतखाबात तक चलाएं सिस्टम को ना। स्कूल ऑफ थॉट से यकीन रखते हैं। आपको नहीं अंदाजा, मैं जानता हूं क्योंकि कुछ मलक साहब के भी मौसम है, मेरी भी शनासाई है उनसे, तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, ये रहने दे। लेकिन सियासी जमातें हैं, मेरी तो सिर्फ एक मौकफ है। एक तरफ साबिक वजीर आजम कहता है कि किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बगैर आ नहीं सकते। मरियम नवाज साहब कहती है टकराव होगा, नवाज शहबाज शरीफ से कहते हैं मुफाहमत होगी। चले पीपल्स पार्टी भाग गई बकौल इनके, उन्होंने तो पहले दिन कहा था हम रजाई नहीं देंगे। अगर ये अपनी बड़ी काज के लिए जदोजहद कर रहे हैं, चलो मिसाके जमहूरियत को भी मैं दफन कर देता हूं, मैं उसका आई विटनेस, उसको भी दफन कर देता हूं। तो इन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान ने पहले दिन कहा था असेंबली देंगे, मरियम मेरी बहन ने कहा था इनके मुंह पे मारो अपने जेठ को, तो ये रजाई दे दे कम से कम। और दूसरी नंबर नहीं है इनके पास पंजाब में। मेरे साथ अभी एक एक पार्टी का नंबर ले ले, एक एक रुकन असेंबली का नाम ले ले, उसका हल्का ले ले, तो मैं भी वहां जहांगीर तरीन ग्रुप के अगर मरहूने मिन्नत हो गई है, मुस्लिम लीग नून जिसे 81 में नवाज शरीफ को वजीर बनाया, अगर ये 41 साल बाद भी जहांगीर तरीन के मरहूने मिन्नत है तो फिर वे अलग बात है। सर पंजाब में तो जो एक ग्रुप होता है सर, चाहे इस पे अभी इस वक्त जहांगीर तरीन साहब उसको लीड करें या कोई करें, वो जो ग्रुप होता है वो तो वही तो कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। फरूख, ये बजट में अलबत्ता पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है इकट्ठे काम करने को तैयार है, ये आज बिलावल साहब ने बात कही। और पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्ट स्टांस कुछ चीजों पे हम देख भी रहे हैं, ये एक वर्किंग रिलेशनशिप बनेगा। बजट में आपको इतनी आसानी से बजट नहीं पास करने देंगे अब बकौल उनके। मारिया मैं तो समझता था सिर्फ वसीम बदामी ही मासूमाना सवाल करते हैं, लेकिन आप तो उनसे भी ज्यादा मासूमाना सवाल कर लेती हैं। देखिए मामला ये है कि ये बजट पास होना ना होना, ये पिछले साल आपको पता है बिलावल साहब रायवेंड गए थे, वहां जाके यही हिकमत अमली बनी थी कि बजट पास नहीं होने देना, तो बजट फिर भी पास हो गया था। मामला इनका कुछ और है। देखें हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मामला है कि एक पीडीएम पार्लियामेंट बन चुकी है, एक पीडीएम जलसा जुलूस बन चुकी है। ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ये अब इनका अपना मामला रह चुका है। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, कौन जेलों में है कौन जेलों से बाहर है, ये इनके मामला एक दूसरे के साथ अब चलते रहने। ये ढके छुपे नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा शीरो शक्कर हुए, एक दूसरे से घड़ी खुदा बख्श के ऊपर जाकर जियो भुट्टो के नारे भी लगवा लिए गए। लेकिन उसके बावजूद जब मकसद नहीं पूरा हुआ तो फिर आप देखें कि आर और पार वालों की खवारी यहाँ तक बढ़ चुकी है, इतने इस्तराब का शिकार हो चुके हैं कि वो अब सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं
कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, इस पॉलिसी पर को फरूख जो वो है तो वो कहते आगे हैं बढ़ाना हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। वो जो उनके मकसद थे, भट्टी साहब कहते हैं वो हो गए पूरे, कुछ होने वाले हैं, कुछ बस होते होते रह ना जाए कहीं, लेकिन शायद वो भी हो जाए। देखें, बात हुकूमत गिराने की तो उस वक्त आएगी ना जब ये खुद अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इनके तो अपना ना को सर है ना को पाँव है, ना इनके पाँव तले जमीन है, ये तो हवा के अंदर है ना। हवा में ही किले बनाई जा रहे हैं, ख्वाब देखी जा रहे हैं, वो देखते रहे, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जो मलिक साहब अभी बात कर रहे थे, जिन तहरीकों की, बड़ी रूल ऑफ लॉ की, आइन की, मुझे तो लगा कि लगता है नेल्सन मंडेला की जो रूह है वो इस टीवी शो के अंदर जो है वो आ गई है। मामला ये है कि अगर इतने ही मामलात हों तो फिर जो है वो अपनी लीडरशिप को भी बताना पड़ेगा ना, उनको भी कहना पड़ेगा कि जो भट्टी साहब ने अभी तफसीलन बात बता दी सारी पकड़ के, कि फिर उस असूल के ऊपर कारबंद हो जाएं। मामला ये है कि जहां से आपकी पनीरी लगी हुई है वो पनीरी आपके साथ ही अटैच रहनी है, और रात के अंधेरों में जहां जहां मुलाकातें होती रही हैं और होती हैं वो सबको पता है, किसी से ढका छुपा नहीं है। मामला सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर इतना है कि हमें अब पीडीएम के साथ कोई सरोकार नहीं है, ना पहले था ना अब था। हम अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, हमने इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया है, एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ा दिया है, हमने सनती पैदावार को बढ़ा दिया है, और इजाफी हमने किसान की जेब के अंदर डाल दिया है, और फॉरेन रेमिटेंसेज हमारी बढ़ गई हैं। 4170 अरब रुपया हमने रिकॉर्ड। हाँ, यानी कि ऑपोजिशन की आपको कोई इतनी फिक्र नहीं है ना शाजिया मरी साहबा। ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का वो शायद ऑपोजिशन के लिए काफी है, ऑपोजिशन के लिए काफी है। पहले ही आपस में तो एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं ना, ये तो एक दूसरे पर यही बात मैं कर रही थी कि जैसे हम कहते थे किसी खान साहब को अगर ऑपोजिशन को मिलेगी ना तो उनकी अपनी गवर्नेंस या उनके अपने अंदर से मिलेगी। सो ऑपोजिशन को भी ऑपोजिशन आपस में इतनी है कि वो हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी शाजिया साहिबा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली वो कह रहे हैं जी कि कर लेंगे बजट भी पास और मामले हमारे सही हैं मामलात। आपने कहा कि इनको ऑपोजिशन की फिक्र नहीं है, पीटीआई गवर्नमेंट को तो अवाम की ही फिक्र नहीं है। इनको तो ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मसाइल है। जब मुल्क का वजीर आजम एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान एक एंकर के पूछने पर कि जी इस मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वजीर आजम का जवाब ये हो तो मैं क्या करूं, तो आप उनकी इनसेंसिटिविटी, उनकी बेहिसी का अंदाजा उस बयान से लगा सकती हैं। और आज इस मुल्क में गर्दशी कर्जे 2.3 ट्रिलियन है, ये ऑफिशियल फिगर है, 2.3 ट्रिलियन, 2.3 खरब कुल मिला के कर्जों की शरह। हर पाकिस्तानी आज कितना मकरूज है, ये तो कहा करते थे कर्जों के ऊपर जो बातें करते थे कि करप्ट होते हुक्मरान जब इतना कर्जा बढ़ता है। और आज जो यहाँ पर दावे किए इन्होंने इस प्रोग्राम में, यही आज बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बता रहे हैं कि मईशत बहुत अच्छी है, तो फिर हम हमें खुशी होगी अगर इस बजट के अंदर लोगों को रिलीफ दी जाए। आपको याद है मारिया, पिछले बजट में भी सिवाय सिंध हुकूमत के दीगर जो 3 हुकूमतें जहां पीटीआई है बशमूल वफाक के, 1 रुपए का इजाफा तनख्वाहों और पेंशन में नहीं किया गया। 27 मई की खबर है और हेडलाइन 28 मई को अखबारात में लगी कि गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के साथ बजट टारगेट की कंसल्टेशन कर रही है। तो जो हुकूमत आईएमएफ के साथ बैठकर मुल्क का बजट बनाएगी, आप मुझे बताएं उस बजट के अंदर कहाँ ह्यूमन एंगल होगा या पाकिस्तानी शहरी का एंगल होगा या उसकी जरूरियात का एंगल होगा। और खुलेआम इन्होंने ऐलान किया है कि जी 500 बिलियन के तो टैक्स लगेंगे। और कितनी मर्तबा आप खुद निकाल लें, ये तो किसी भी, मैं समझती हूँ कि आपको कोई मईशत का बड़ा मास्टर या पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। कितनी मर्तबा बिजली के बिल बढ़े हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले बजट में रातों रात 25 रुपए तेल की कीमत में इजाफा हुआ। पहले तेल दस्तयाब नहीं था, हम भी आ रहे थे। अगर इकोनॉमी में ये मामलात जो है सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो श्योरली नहीं है। देखिए ना,
जा भी रहे बिल्कुल नहीं भी जा रहे, झूठ का पलंदा है इस हुकूमत के पास। ये प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है, इनको एक पर्ची रोज मिलती है, इनके ये जो आके टेलीविजन पे बैठते हैं, और आप यकीन करें कि वो सेम नोट्स होते हैं इनके पास कोई नई बात करने को नहीं है। और जो वजीर आजम ने बातें की हैं, खुद आर्मी को घसीटते हैं। चले शाजिया, मेरे पास चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया आप चारों का, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन ने टफ टाइम देना था, वो लगता है कि वो एक दूसरे को टफ टाइम ज्यादा दे रहे हैं। तो इस दौरान अगर हुकूमत रिलैक्स्ड है थोड़ी सी, तो समझ में आती है कि जिसे कहते हैं कि दुश्मन की टोपों में कीड़े पड़ गए अपेरेंटली, तो उन्होंने हुकूमत को क्या टफ टाइम देना है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कोविड के बारे में हम आपको बार बार बताते रहते ताकि आप लोग को ये ना समझें कि आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी वैसे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स एनसीओसी ने ट्वीट किए उसके मुताबिक पॉजिटिविटी रेशियो नीचे आई है 3.58%, लेकिन ये ऊपर दोबारा जा सकती है। और कैसे जाएगी ऊपर? अगर बेहतियाती आप लोग करेंगे, मास्क आप लोग नहीं पहनेंगे, और वैक्सीन जो हुकूमत मुफ्त लगा रही है वो जल्द से जल्द अगर नहीं लगवाएंगे तो ये नंबर्स दोबारा ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।